जोगिंदर शर्मा की राम राम। आज हमारी टीम पहुंची है विराट हॉस्पिटल रेवाड़ी। कोई कोरोना के टाइम पे हॉस्पिटल में क्या फैसिलिटी दी जा रही है बताएंगे, आपने दिखावाएंगे कि भाई क्या फैसिलिटी इस हॉस्पिटल में इस टाइम अवेलेबल है। डॉक्टर साहब राम राम। नमस्कार। डॉक्टर साहब पहले तो आप हमारे दर्शकों ने राम राम कर दो। राम राम आप सभी को मेरी तरफ से। डॉक्टर साहब अपनी जो मैं पहले पूछना चाहूँगा अब तक कि अपनी जो एक प्राचीन पद्धति जो चल रही है हाथ मिलाने की जगह राम राम करो, कोरोना के टाइम पे कितनी कारगर साबित हो रही है? कोरोना को दूर हटाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो साबित हो रहा है वो राम राम ही हो रही है। हाथ जोड़कर राम राम करना, जो सोशल डिस्टेंसिंग का फॉर्मूला है वो इसी पे आधारित है और मेरे को ऐसा लगता है ये तो बहुत ही कारगर है। देश में भी नहीं विदेशों में भी लोग इसको अपना रहे हैं। तो सब कोरोना के समय पे ये इतनी बड़ी वैश्विक महामारी फैली हुई है, क्या कहना चाहेंगे बचाव के लिए? कौन से जो कारगर साबित हो रहे हैं उपयोग, सोशल डिस्टेंस वगैरह है या क्या क्या करना चाहिए? कोरोना से बचने के लिए 3 ही सबसे मेन उपाय हैं जो हमारे हाथ में है और हम कर सकते हैं। हर आधे घंटे में 1 घंटे में अपने हाथ धोते रहें। दूसरा, घर पे रहें, बाहर बहुत ज़रूरी हो तो ही निकलें। और तीसरा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। अगर घर पे सैनिटाइज़र्स नहीं है, क्योंकि हमारा देश है डेवलपिंग कंट्री है, सैनिटाइज़र्स अवेलेबल नहीं है, तो मैं उनसे कहूँगा कि साबुन से हाथ धो ले, वो ही सफिशिएंट है। ज़रूरी नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ हम देखते हैं लोग पीछे की तरफ बहुत भागते हैं कि सैनिटाइज़र ही चाहिए। ऐसे नहीं, साबुन अवेलेबल है, सस्ता भी पड़ता है और मेरे हिसाब से साबुन सबसे बेटर इसमें रहेगा। साबुन से हाथ धो। खान पान का अगर हम ध्यान रखें, किस तरीके का खान पान सबसे ज़्यादा कारगर साबित हो सकता है इसमें? खान पान के लिए है कि घर का बना खाना खाएं, बाहर का बिल्कुल अवॉइड करें, क्योंकि बाहर से वायरस भी आ सकता है। और फास्ट फूड और इनको बिल्कुल अवॉइड करें, घर का खाना खाएं। डॉक्टर साहब आपका हॉस्पिटल है रेवाड़ी में, अच्छी खासी आपने इतनी कम उम्र में बिल्डिंग खड़ी कर ली, इतनी फैसिलिटीज़ आप दे रहे हैं, तो क्या क्या फैसिलिटीज़ आपके हॉस्पिटल में अवेलेबल है अभी फ़िलहाल? मैं आपको बता दूं, पिछले 1.5 महीने से तब से लॉकडाउन शुरू हुआ है, रेवाड़ी में विराट हॉस्पिटल एकमात्र ऐसा हॉस्पिटल है जिसमें सारे डिपार्टमेंट 24/7 वर्किंग है। सारे कंसल्टेंट्स हमारे आ रहे हैं डेली और सारी इमरजेंसीज़ हम यहाँ ले रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से लोग गुड़गांव या जयपुर हायर सेंटर पे नहीं जा रहे हैं। हम लोग उन लोगों को यहाँ पे सुविधाएं दे रहे हैं और लोगों का यहाँ अच्छा इलाज कर रहे हैं। अगर बात करें हम डॉक्टर विराट के बारे में, तो वो कौन सी बीमारी के स्पेशलिस्ट हैं? मैं एक पीडियाट्रिशियन हूँ, शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ जी। और अभी फ़िलहाल आज के दिन एक भय का माहौल जो लोगों में बना हुआ है, तो उस भय से बचने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्या करना चाहिए? भय से बचने के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा शासन प्रशासन के लोग आगे आएँ। पिछला 2 महीने हो गए हैं, मेरे शायद गवर्नमेंट का हमारे लोगों ने बहुत साथ दिया है। गवर्नमेंट ने कहा घर में रहें, लोग नहीं निकले बाहर, बड़ा अच्छा उसका फ़ायदा रहा। केसेस नहीं बढ़े, क्योंकि अब पीक टाइम है केसेस बढ़ने का। मई लास्ट और जून फर्स्ट वीक में मेरे हिसाब से इंडिया में इसका सबसे ज़्यादा असर देखने को मिलेगा। तो मैं चाहूँगा शासन से, प्रशासन से कि लॉकडाउन को आगे बढ़ाए, लॉकडाउन का पालन करवाए। और तीसरा, मैं ये भी चाहूँगा कि जैसे गवर्नमेंट खुद परमिशंस दे रही है ट्रेन की, फ़्लाइट्स की, तो मेरे को नहीं लगता कि ये अभी टाइम है इसको खोलने के लिए। सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा अगर ऐसा होता है। दूसरा, मैं एक भय का माहौल जो आपने कहा उसको लिए मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि हम पिछले 2 महीने से, तब से कोरोना आया है, हम लोग काम कर रहे हैं दिन रात। हमारे स्टाफ में बड़ा भय का माहौल है, डॉक्टर्स में बड़ा भय का माहौल है। पहला, क्योंकि हम ग्रामीण इलाके से आते हैं, सारा स्टाफ जो हमारा गाँवों से, निकटवर्ती गाँवों से आता है, वहाँ पे उन लोगों को धमकियाँ दी जा रही हैं, आने नहीं दिया जा रहा है। मेरा 50% स्टाफ को गाँव में रोक के रखा हुआ है। सेकेंडरी, गाँव में सरपंच जो लोग हैं या जो गांव के मोजिज़ आदमी हैं, वो लोग उन लोगों ने उनको नौकरी पर जाने से मना कर दिया है। मैं बस उनसे ये पूछना चाहता हूं कि अगर वो लोग हॉस्पिटल में नहीं आएंगे तो यहाँ पे इन लोगों का इलाज कैसे होगा? खाली एक कोरोना बीमारी नहीं है, इसके अलावा भी तो सारी इमरजेंसीज़ है, कार्डिक है, ट्रोमा है, अपने गैस्ट्रो के पेशेंट्स हैं, गायनी के पेशेंट्स हैं, पीडियाट्रिक्स के पेशेंट्स हैं, उनका भी तो इलाज ज़रूरी है। एक चीज़ के पीछे सारी चीज़ों को तो भुलाया नहीं जा सकता।
दूसरा जो हम डॉक्टर्स में और स्टाफ में जो हॉस्पिटल के अंदर भय का माहौल है वो ये है कि आज तक हमें ये नहीं पता, पीपीई किट्स या कुछ भी हमें गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड नहीं करवाया गया है। हम लोग खुद परचेज़ कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात ये, परचेज़ कर रहे हैं, हमें ये नहीं पता कि वो डीआरडीओ अप्रूव्ड है कि नहीं है। ये तो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ बताएंगे। पिछले 2 महीने से हम डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ के पास मैं भी कई बार गया। वैसे तो हमारा प्रोटोकॉल है, आईएमए के प्रेसिडेंट को हम बता देते हैं, वो वहाँ अपनी बात रखते हैं फोरम पे, बट आज तक 2 महीने में हो गए, हमें किसी चीज़ का समाधान नहीं मिला। हमें ये नहीं पता है कि कौन सी पीपी किट इसमें कारगर है। हर दुकान पे पीपी किट आज मिल रही हैं, हम लोग भी परचेज़ कर रहे हैं, बट गवर्नमेंट अप्रूव्ड तो पूरे डिस्ट्रिक्ट में मेरे हिसाब से किसी के पास नहीं है। अगर गवर्नमेंट अप्रूव्ड नहीं है, अभी तक ये नहीं पता कि कौन सा पीपी किट यूज़ करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, तो फिर ये सस्पेंस कब ख़त्म होगा? अब ये भी नहीं पता कि मान लो आप पीपी किट कोई भी यूज कर रहे हो, उसमें आपकी सेफ्टी है या नहीं है, तो फिर इसके बारे में क्या सुझाव आपका? सुझाव यही है, हम तो रिस्क पे हैं। मैं तो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ से यही कहूँगा, और पिछले 2 महीने से मैं यही लगातार मैं कह रहा हूँ मीटिंग्स में, क्योंकि हमारा हॉस्पिटल भी कोविड-19 की लिस्ट में है पैनल पे। अगर गवर्नमेंट को ज़रूरत पड़ेगी तो हमने सबसे पहले अपना हॉस्पिटल ऑफ़र किया है कि आप यहाँ पे कोरोना के मरीज़ों का इलाज कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक हमारी लिमिटेशंस है उसके आगे तो हमारा बढ़ना मुश्किल है। ये तो अथॉरिटीज़ ही बताएंगी कि कौन सी प्रूवन है, डीआरडीओ से अप्रूव्ड है, क्या हम यूज़ कर सकते हैं आज तक, क्योंकि पहली बार ऐसी महामारी आई है, कोई हमारी मॉक ड्रिलिंग अभी तक नहीं हुई है। हमें ये नहीं पता है कि पीपी किट्स पहनने के बाद उसका डिस्पोज ऑफ कैसे करना है, क्योंकि अगर बाई चांस उस पर वायरस लग गया है और हम उसको डस्टबिन में फेंक रहे हैं तो उसका आगे का क्या प्लान है, वो किसी को पास भी वो प्लान नहीं है। डॉक्टर साहब, कई जगह सोशल मीडिया पे देखा गया है कि जो मेडिकल के अंदर जो भी चीज़ें हम यूज करते हैं उनको डस्टबिन में डाल के बाहर ऐसे ही डाल दिया जाता है, फेंक दिया जाता है, नष्ट नहीं किया जा रहा है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उस चीज़ से भी कोरोना फैल सकता है? नहीं जी, बिल्कुल कोरोना फैल सकता है। वही चीज़ जो मैंने अभी आपसे बताया कि पीपी किट्स को कैसे डिस्पोज ऑफ करना है, क्या इसका प्रोटोकॉल है, वो हमें नहीं पता है। ऐसे ही मैं आपको बताऊं, जैसे डस्टबिन होते हैं, यहाँ पे कलर कोडिंग होती है BMW वेस्ट की, तो हम लोग उस प्रॉपर उसी कलर की पॉलीथीन में बाहर रखते हैं वेस्ट को। कंपनी वाले उसको लेके जाते हैं, वो उनको डिस्पोज ऑफ करते हैं। बट अब प्रॉपर चैनल ये है कि जैसे पीपीज़ है या और जो इक्विपमेंट्स हम यूज़ कर रहे हैं कोरोना के पेशेंट को ट्रीट करने के लिए, उनका डिस्पोज ऑफ का कैसे मैटर है, कैसे नहीं है। और मेरे को ऐसा लगता है जो भी मेडिकल के पर्सन्स, चाहे नर्सिंग स्टाफ है चाहे डॉक्टर्स है, जो पॉजिटिव दिल्ली या और जगह आ रहे हैं, मेरे को लगता है सबसे बड़ा कारण इसका यही है। इक्विपमेंट्स तो वो लोग यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद भी पॉजिटिव आने का रीज़न क्या है? शायद मेरे को लगता है कि यही है, क्योंकि हम लोग भी पहली बार इस चीज़ को देख रहे हैं और किसी को भी नहीं पता इस बारे में कि कैसे क्या होना है। अभी तक कोई गाइडलाइंस नहीं आई है फिलहाल पीपी किट्स के? गाइडलाइंस सर डेली नहीं आती हैं। कल आपने देखा होगा प्राइम मिनिस्टर मोदी से बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर है श्रीमती ममता बनर्जी ने कहा है कि हम लोग तो गाइडलाइंस पढ़ के ही पागल हो गए। एक दिन में 2 गाइडलाइंस आती हैं, हर बार चेंज होके आती है कि भाई कौन सी गाइडलाइंस फॉलो होनी है, कौन से किस में कोई। इसमें मैं भी ये चाहता हूँ, कई चीफ मिनिस्टर्स ने भी यही कल मांग रखी है कि एक प्रोटोकॉल बनाया जाए पूरे नेशन के लिए, वो फॉलो होना चाहिए। सर डॉक्टर साहब, ट्रेनें चलाई जा रही है, जैसे आज से ट्रेन स्टार्ट हो जाएंगी, बसों के अंदर भी प्रवासी मज़दूरों को भेजा जा रहा है और मार्केट भी ओपन हो चुकी है। पहले कुछ 1 या 2 घंटे के लिए था, अभी फुल डे, जैसे सुबह ओपन होती है 9 बजे से शाम 6 बजे तक, और आवागमन बढ़ा है। इसके बारे में क्या राय है आपकी? देखो, मेरा ये मानना है कि अभी लॉकडाउन में ढील नहीं देनी चाहिए, क्योंकि हम अभी क्रूशियल टाइम से थोड़ा दूर हैं, क्योंकि ये फिर विस्फोट होगा बहुत ज़्यादा। सेकेंडरी, गवर्नमेंट ने का जो डिसीज़न था लॉकडाउन का स्टार्टिंग में, वो इतना फास्ट था, शायद प्रवासी मज़दूरों को उस टाइम ही भेज दिया जाता तो अच्छा होता। आज हम उनको शिफ्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ शुरू हो रही है, हमारे यहाँ बावल इंडस्ट्रियल एरिया है, पूरा मानेसर पूरा IMT है, यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ शुरू हो रही है, यहाँ पे मज़दूर तो है ही नहीं। 1.5 महीने से इनको क्यों नहीं भेजा गया? अगर स्टार्टिंग में इनको भेज देना, इनको परेशानी होती, या जो पूरा प्रशासन इनके लिए लगा हुआ, इनका खाने का, पीने का, रहने का इंतज़ाम, तो शायद उनकी भी इतनी एनर्जी वेस्ट ना होती और हम कोरोना के लिए और बेहतर तैयारी कर पाते। यानी जब लॉकडाउन ख़त्म होने के कगार पे शायद लगता है गाइडलाइन से ऐसा, उस टाइम पे वो वापस भेज रहे हैं।
तो अभी कुछ दिन पहले हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा एक गाइडलाइन जारी हुई थी कि जो प्रवासी मजदूर हरियाणा से जा चुके हैं वो कंपनियों में काम करने के लिए या रोजगार के लिए वापस अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। एक तरफ तो यहाँ से प्रवासी मजदूरों को उनके स्टेट में भेज रहे हैं, एक तरफ वापस बुला रहे हैं, यानी दोहरी रणनीति। क्या कहेंगे इसके बारे में? सर ये तो सीएम साहब ही बता पाएंगे। बाकी मेरे को ऐसा लग रहा है हमारी गवर्नमेंट्स में विज़न की कमी है। विज़न की कमी है कि जिस टाइम हमारा लॉकडाउन हुआ, मेरे को नहीं लगता कि इतनी इमरजेंसी थी कि 4 घंटे के अंदर लॉकडाउन लगाना था। इन लोगों का आप स्पेशल अरेंजमेंट्स करके आप भेज सकते थे, जो आज भी कर रहे हैं। आज भी गवर्नमेंट ही कर रही है, अपने आप तो लोग जा नहीं रहे। सेकेंडरी अब तब इंडस्ट्रीज शुरू हो रही हैं, तब इनको ट्रेन्स में भेजा जा रहा है। इंडस्ट्रीज चिल्ला रहे हैं कि हमें लेबर नहीं मिल रही है। तो ये विज़न की कमी है शायद, या डिसीज़न लेने में देरी। डॉक्टर साहब, मेरा आखिरी सवाल आपसे कि लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं ये सस्पेंस निकल के आया कि कोरोना के आने के बाद बाकी जो बीमारियां हैं वो बहुत कम हो गई हैं। क्या ये सच है, और अगर है तो ऐसा क्यों है? बाकी बीमारियां कोई कम नहीं हुई है। बाकी बीमारियां जो जैसे थी मौसम के हिसाब से चल रही हैं। हमारे पास पेशेंट्स भी आ रहे हैं, बट जो मेरे को लगता है कोरोना का इतना बड़ा हवा बना दिया गया है हमारे यहाँ पे पूरे इंडिया में, जो हम देख रहे हैं कि उससे लोग इतने ज़्यादा डरे हुए हैं और किसी चीज़ को वो लोग नोटिस ही नहीं कर रहे हैं। सेकेंडरी जो यहाँ पे दिक्कत आ रही है, और पेशेंट्स इग्नोर हो रहे हैं कोरोना के चक्कर में। परसों भी पेपर में आपने पढ़ा होगा, डायलिसिस के पेशेंट्स हैं जिनको नहीं लिया जा रहा है कि भाई हमारा तो कोविड सेंटर बन गया, अब हम नॉर्मल पेशेंट्स नहीं लेंगे। आज के टाइम कोरोना से कहीं ज़्यादा और बीमारियों के भी मरीज़ है, और वो लोग हर्ट हो रहे हैं बिल्कुल भी। सिविल हॉस्पिटल्स में उनको नहीं लिया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, जो कोरोना सस्पेक्टेड्स की सबसे बुरी हालत है, जो अभी हम लोग नोट कर रहे हैं, प्राइवेट किसी हॉस्पिटल को उन मरीजों को लेने की परमिशन नहीं है। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स उनको ले नहीं रहे। वो लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कोई जयपुर जा रहा है, कोई किसी तरह रोहतक जा रहा है, कोई किसी तरह गुड़गांवा, अगर कोई सक्षम आदमी है तो गुड़गांवा जाने की कोशिश कर रहा है। हम रोज़ देखते हैं एक ना एक पेशेंट पूरे शहर में घूमता रहता है। हमारे पास परमिशन नहीं है, और ना हमारे पास हम इसमें है कि हम उस पेशेंट को ले पाएँ, क्योंकि गवर्नमेंट की सीधी गाइडलाइंस है कि पॉजिटिव आते ही सेंटर को सील। तो ये पॉजिटिव तो हॉस्पिटल में ही आएगा ना, कोई भी पेशेंट सड़क पे तो आएगा नहीं। डर भी है कि अगर हॉस्पिटल में पॉजिटिव आ जाता है तो हॉस्पिटल सील कर दिया नहीं, हॉस्पिटल सील से डर नहीं है। डर ये है कि हॉस्पिटल में 40 और भी मरीज तो हैं, उनको भी देखना है। क्योंकि मैंने आपसे शुरू में ही कहा कि कोई क्लियर कट गाइडलाइंस किसी के बारे में है ही नहीं। आज भी हम डीसी साहब से कई बार मिले, IMA फोरम पे भी मैंने कई बार कहा कि भाई स्टाफ के बगैर हम इलाज नहीं कर पाएंगे, लेकिन शायद 2 महीने हो गए, मेरी समस्या का समाधान आज भी नहीं है। यानी गांव के अंदर स्टाफ को आने नहीं दिया जा रहा है। गांव क्या तो गांव में लगा रखे हैं वो रोक रहे हैं, और जो लोग गांव में चले गए हैं उनको नहीं आने दिया जा रहा है। मेरे कम से कम 25 नर्सिंग स्टाफ ऐसे हैं, सारे सीनियर नर्सिंग स्टाफ हैं, उनको अभी तक क्या तो आ नहीं पा रहे। आ जा रहे हैं तो हमने उनको अपने हॉस्पिटल में अकोमोडेशन प्रोवाइड कर, बट वो भी एक हफ्ता वो रुक जाएगा, 10 दिन रुक जाएगा। उसके बाद तो एक बार तो वो घर उसको जाना ही होगा। अच्छा, घर जाने के टाइम पे कुछ सुनने में आ रहा है कि गांव के लोगों का जो नज़रिया उनके प्रति बदल गया है। पूरा नज़रिया बदल गया है उनको तो बिल्कुल, मैंने आपको बताया ना, बिल्कुल भाईचारा कोरोना ने ख़त्म कर दिया है, या हमारी पॉलिसीज़ ने ख़त्म कर दिया है कि उन लोगों को तो अब दूसरी नज़रों से देखा जा रहा है। मेरे पास रोज़ स्टाफ आते हैं, और भी हॉस्पिटल के स्टाफ से हम मिलते हैं, और भी हॉस्पिटल के मालिकों से मिलते हैं, सबकी यही कंप्लेंट है कि अब उनको गांव में कोरोना वॉरियर्स को एक अलग दृष्टि से देखा जाता है, जो कि सही नहीं है। एक तो कोरोना वॉरियर्स बन के अपनी जान को जोखिम में डाल के और ये जनता को बचा रहे हैं एक कोरोना महामारी से, और ऊपर से जनता की जो दृष्टि है वो बदल गई है इनके प्रति। तो कहीं ना कहीं आपका कहने का मतलब ये है कि लोगों को अपना जो नज़रिया है वो बदलना पड़ेगा। लोगों को बिल्कुल सर नज़रिया बदलना पड़ेगा। डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, पुलिस ऑफिशियल्स, ये सारे फर्स्ट लाइन वॉरियर हैं कोरोना से लड़ने के लिए, और सब अपनी तरह से ड्यूटीज़ कर रहे हैं। चाहे हम ये नहीं कहेंगे कि भी पुलिस वाले बदतमीजी कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर भी उनके सीनियर्स के ऑर्डर्स होते हैं, वो फॉलो कर रहे हैं। लेकिन अल्टीमेटली ये तो देखना होगा ना, क्योंकि हम लोग फर्स्ट लाइन पे खड़े हैं, और हमारी जो प्रॉब्लम्स है उसको कौन सोल्व करेगा। वो तो कोई मतलब, मैं तो ज़्यादा दूर नहीं, अपने रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट का बता सकता हूँ। रेवाड़ी, कोसली,
बावल और महेंद्रगढ़ नारनौल जो हमारे एरियाज़ लगते हुए हैं, वहाँ पे इतनी प्रॉब्लम्स आ रही है, हमारे स्टाफ को आने नहीं दिया जा रहा, डॉक्टर्स को आने नहीं दिया जा रहा, या बदतमीजी स्टाफ्स के साथ हो रही है। जैसे गवर्नमेंट ने एक सरल एप्लीकेशन दिया कि भाई आप इस पे डाल के अपना पास बनवा सकते हैं, हम अपने आईडी उस पे डालते हैं तो उस पे ये आता है कि योर आई कार्ड इज़ सफिशिएंट, ठीक है, आई कार्ड ही है, पास की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो नाके पे लोग खड़े हैं वो कहते हैं कि हमें डीसी से साइंड पास चाहिए। अब बताओ कैसे हो, एक चीज़ में दोनों कहीं ना कहीं गैप ऑफ कम्युनिकेशन है, या मिसकम्युनिकेशन है, या फिर जानबूझ के ऐसा किया जा रहा है, तो मैं नहीं कह सकता। बट अल्टीमेटली मैं डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी से ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा, एक मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी सोल्व करें, क्योंकि पेशेंट्स बढ़ रहे हैं। क्योंकि 2 महीने का लॉकडाउन, किसी को छोटी मोटी दिक्कत थी तो वो घर से भी नहीं निकलता था, अब वो चीज़ें हैवी हो रही हैं, वो लोग बाहर निकल रहे हैं। इवन सर मैं आपको बताऊं, पेशेंट्स को भी हॉस्पिटल तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा। यानी कि अभी जो फिलहाल गाइडलाइंस किसी भी डिपार्टमेंट के समझ में नहीं आ रही हैं कि क्या गाइडलाइंस है, कैसे क्या समझना चाहिए, क्या करना चाहिए। कोई भी सर क्लियर कट गाइडलाइंस नहीं है, डेली की नई गाइडलाइंस हैं अपने लिए। जैसे मैं आपको बताऊं, ग्रीन जोन था, रेवाड़ी ग्रीन जोन में था, सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस ये कहती है कि ग्रीन जोन में आप सब कुछ खोल दो, लेकिन हमारी हरियाणा की या रेवाड़ी की गाइडलाइंस में आप देखो ग्रीन जोन में कुछ भी नहीं खुला। तो अल्टीमेटली आप बिल्कुल सामने आपके एग्जाम्पल है कि एक ही जगह के लिए, अगर ग्रीन जोन के लिए गाइडलाइंस एक है तो वो पूरे इंडिया के लिए एक होगी, हर जगह के लिए अलग नहीं होगी। बाकी ये अच्छा है, मैं तो ये कह रहा हूँ कि लॉकडाउन को बढ़ाओ, लोगों से कम बाहर निकलें, क्योंकि हम लोग डेवलपिंग कंट्री हैं, हमारे पास इतने साधन नहीं है। कोई कुछ भी दावा कर ले, हमारे पास इतना मैन पावर या इक्विपमेंटेशन या रिसोर्सेज नहीं है कि हम इस बीमारी से इतने बड़े स्तर पे लड़ पाएंगे। हमारे पास हमारा यही है कि स्टे होम, स्टे सेफ, और सैनिटाइजेशन, अपने हाथ धोते रहें, लोगों से कम मिलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, यही मेरी रिक्वेस्ट है। और लास्ट में एक नर्सिंग डे है आज, पूरे वर्ल्ड के नर्सिंग स्टाफ को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, हैप्पी नर्सिंग डे टू ऑल। तो ये हमारे साथ बने हुए थे डॉक्टर विराट हॉस्पिटल रेवाड़ी से। इन्होंने कोरोना के बारे में जो भी बातें बताई कि कोरोना से बचाव के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो इन्होंने हमारे चैनल के ज़रिए आपके सामने रखी। आपके क्या विचार हैं, कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताएं।